हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर नेचुरल नंबर्स उससे। और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इर्रेशनल नंबर्स, और इसके अंदर हमको सिर्फ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस हैं प्रूव दैट दिस नंबर इज इर्रेशनल, अदर नंबर इज इर्रेशनल, एंड देन 3 नंबर्स गिवन वो भी इर्रेशनल है। तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर कि अंडर रूट 2 अगर हमको उसको प्रूव करना हो कि वो इरेशनल है तो वो हम कैसे करेंगे। हमने 2 थ्योरम यूज की थी, थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और उसके साथ हमने यूज किया था p बाय क्यू जो कि एक रैशनल नंबर है उसका एक कॉन्सेप्ट कि अगर p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एक रैशनल नंबर है तो p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो उसी बेसिस पे हमने ये प्रूव किया था। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन कि अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि अंडर रूट 5 को हम क्विक वे में कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। मान लीजिए अंडर रूट 5 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर बट इज p बाय q where q is not equal to 0। अगर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाय q तो हम इसको लिख सकते हैं q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड तो हो जाता है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे कि since 5 is a factor of p square, so 5 is a factor of p also। और यहां पे हम इसका रीजन लिख देंगे थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो जैसे ये पता चलेगा हमको समझ में आएगा कि 5 जो है वो p का एक फैक्टर है। समझ में आ गया होगा आपको इतना पार्ट। तो हमने कैसे प्रूव किया, पहले हमने एज्यूम किया कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है और p बाई क्यू की फॉर्म में है। उसके बाद हमने उसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया अपने एक कंफर्टेबल फॉर्म में और उसका स्क्वायर करके हमने ये प्रूव कर दिया थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि 5 जो है वो एक p का फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट हो गई नंबर 1। ध्यान रखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो नाउ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया है। नाउ सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू सम नंबर विल बी इक्वल टू p। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर 5 p का एक फैक्टर है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी p आएगा। मान लीजिए वो जो हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ जो है वो c है। मान लीजिए आप 5c इज इक्वल टू p, तो यानी कि इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। और आप जानते हैं कि p स्क्वायर तो 5q स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम यहां लिख लेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यानी कि यहां पे हम p स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 5q स्क्वायर से और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। दैट मींस 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब आप इस स्टेटमेंट को फिर ध्यान से देखिए। हम फिर से थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के थ्रू प्रूव करते हैं कि अगर 5 जो है q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है q का फैक्टर भी होगा। वही चीज लिखते हैं सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर so 5 is a factor of q also। अब इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि p जो है 5 जो है वो p का फैक्टर है। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखेंगे 5 जो है q का ही फैक्टर है। तो अगर 5p is a factor of p and q both। कहां से आया? ये आया फ्रॉम
1 and 2। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमको पता है कि एक रैशनल नंबर का बेसिक प्रीमाइस ही ये होता है कि उसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन यहां पे तो 5 p और q, क्योंकि p बाय q की फॉर्म में है, उसका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, इसका मतलब p बाय q एक रैशनल नंबर नहीं है। करेक्ट? और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो जो हमने वहां पे अपना फैलेसी बनाया था कि p बाय q इज इक्वल टू √5 इज अ रैशनल नंबर, गलत प्रूव हो गई बाय थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर p बाय q रैशनल नहीं है तो p बाय q इररेशनल है, और इसका मतलब √5 भी इररेशनल है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है √2, √5, √3, √7 कुछ भी निकालने के लिए, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट थ्योरी याद होनी चाहिए। पहली, थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक, जिसमें ये कहते हैं कि अगर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि एक नंबर किसी नंबर के दूसरे नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक। दूसरा, p बाय q अगर एक रैशनल नंबर है तो p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरी। और थर्ड हो गया थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आप पहले क्वेश्चन में कुछ एज्यूम करेंगे और उसके बाद अपनी एजम्पशंस को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, जिससे कि आप ये प्रूव कर दें कि √5 जो है इररेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप √2, √3, √5 को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। अगर आपने ये 3 स्टेप में प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और ये पक्का है कि आपको कभी ना, मतलब बहुत सारे पीछे बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उनमें ये क्वेश्चन पक्का आया ही है कि आपको एक कोई इररेशनल नंबर दे दिया है और वो प्रूव करने को कहा गया है कि वो एक इररेशनल नंबर है। ओके, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन देखेंगे और अभी हम पढ़ेंगे भी क्वेश्चंस कि 2 + √3, 5 √3, 2 √5 ये इररेशनल नंबर है, प्रूव करना है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि √2, √3, √5 बेसिकली जो भी उसके अंदर इररेशनल टर्म है वो इररेशनल है। तो आपको ये पहले पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इररेशनल टर्म को प्रूव करने के लिए कि वो इररेशनल है। उसके बाद ही आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि या वी नो कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है। ये कहां प्रूव किया आपने एग्जाम में? कहीं तो प्रूव किया होगा, तभी तो एग्जामिनर मानेगा कि आपने प्रूव कर दिया है। पहले वो प्रूव करो, उसके बाद वो चीज करो। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज जो बता रहा हूं आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इररेशनल नंबर। अब देखो, जो मैं अभी जस्ट कह रहा था आपसे, 3 + 2√5 इज ए इररेशनल नंबर, इसके अंदर आप सिर्फ ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि 3 + 2√5 इज ए इररेशनल नंबर बिना ये प्रूव किए कि √5 इज ए इररेशनल नंबर। पहले आपको √5 इररेशनल नंबर है ये प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आप ये प्रूव कर पाओगे कि 3 + 2√5 इज अ इररेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। 3 + 2 √5, मान लीजिए थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मान रहे हैं फिर से कि ये जो है इररेशनल नंबर नहीं है। सपोज इट इज अ रैशनल नंबर इन अ फॉर्म ऑफ r/s। मैं p बाय q को चेंज करके r/s कर रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3s + 2s √5 इज इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा 2s √5 इज इक्वल टू r - 3s। मैं सिर्फ √5 को यहां छोड़ रहा हूं, बस जो भी रैशनल टर्म है उसको यहां छोड़ रहा हूं, बाकी सबको मैं दूसरा लेके जा रहा हूं। तो हो जाएगा √5 इज इक्वल टू r - 3s बाय 2s। अब ये तो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ जस्ट करके चुके हैं अभी कि √5 तो इररेशनल है। अगर ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल होगा, पर ये तो गलत हो गया, ये तो रैशनल दिख रहा है मुझको साफ साफ। अगर ये रैशनल दिख रहा है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि ये रैशनल नहीं है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था कि r/s इज अ रैशनल नंबर और इसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया। और हम थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है इररेशनल नंबर है, रैशनल बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आपको ये चीज प्रूव करनी है अगर आपको इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो। अभी और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर से हैं। 1/√2, 1/√2 को अगर हमको प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है, इसको पहले करना होगा हमको रैशनलाइज। आपको बताया था रैशनलाइज का मतलब क्या होता है। रैशनलाइज का सिंपल मतलब होता है
कि डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमको इसको रैशनलाइज करना है तो हमको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये √2 इंटू √2 हो जाए 2, तो ये हो जाएगा √2/2। ओके, अब हमको पता है कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं जो हमने पढ़ा था। अगर √2 इर्रेशनल नंबर है तो √2/2 भी इर्रेशनल नंबर होगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 और 6 + √2। तो अगर 7√5 हमको प्रूव करना है तो उसके लिए हमको सिंपली ये प्रूव करना पड़ेगा, सिंपल है। अगर 7√5 हमको दिखाना है कि इर्रेशनल नंबर है तो हमको प्रूव करना होगा √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, और जो कि हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर √5 इर्रेशनल नंबर है तो 7 भी इर्रेशनल नंबर होगा। और 6 + √2 अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था वही दोबारा करके देखते हैं। 6 + √2 is equal to r/s। सपोज r/s इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन हम कह रहे हैं कि ओके मान लेते हैं 6 + 2 आप जो कह रहे हो इर्रेशनल है, हम मान रहे हैं कि इर्रेशनल नहीं है, मान लिया रैशनल है, तो r/s इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 6s + s√2 इज इक्वल टू r। तो हो जाएगा s√2 r - 6s, दैट मीन्स √2 इज इक्वल टू r - 6s/s। पर हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √2 तो रैशनल नंबर है, और ये हमको दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, आपको ये डाउट नहीं है कि ये रैशनल नंबर कैसे है? ओके, अगर आपको ये डाउट है r - 6s/s इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आपको बता दूं कि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि r/s और जहां पे कि s इज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी हो सकता है जब r और s कोई इंटीजर्स हो। यानी कि मान लो r जो है -1/2 हो सकता है, r/s जो है 5/6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर सोच लो। यानी कि r जो है वो एक इंटीजर होगा, s जो है वो एक इंटीजर होगा, और आप कोई भी रैंडम 0 को छोड़ करके कोई भी रैंडम इंटीजर इस वैल्यू पर रख दो। मान लो हम मान लेते हैं r = 2, s = 5। जस्ट मैंने एक रैंडम सोच लिया, रख के देखो यहां पे 2 - 6 × 5 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू -28/5। रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर चुके हो कि r - 6s/s इज अ रैशनल नंबर। पर हमने माना, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो इर्रेशनल नंबर है, तो यानी कि हम ये कह रहे हैं क्या कि ये भी इर्रेशनल है? नहीं, ये तो रैशनल दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब मेरा यही स्टेटमेंट गलत था जो मैंने शुरू में लिया था। r/s जो मैंने एज्यूम किया था कि 6 + √2 इज इक्वल टू r/s जो कि रैशनल नंबर है, वही फैलेसी ही गलत थी। तो इसलिए मैंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव कर दिया कि 6 + √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है बस, इसके अलावा और चौथा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं बहुत इंपॉर्टेंटली कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भले ही बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर कि ये प्रूव करना, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि प्रूव √2, √3 और √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये बहुत थॉरो होना चाहिए कि क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है। आपको बता चुका हूं 3 स्टेप्स, पूरा प्रोसेस ये आपको दिमाग में बैठा लेना है और पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आना है। स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो सही होते हुए आंसर में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे और स्कोर कट जाएगा। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि सारे के सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक से लिखना है। थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक या फिर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर p by in a particular rational number where p/q is a rational number, q is equal to 0, or in a rational number p/q, p and q will not have any common factors। हिंदी में आपको थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखना है, ये लिखना है कि p/q एक रैशनल नंबर है जिसमें कि q = 0 नहीं है, और p/q अगर एक रैशनल नंबर है तो इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल है एक रैशनल नंबर का। तो अगर आप ये सब लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो इसलिए आप प्लीज इसको अच्छे से कर लो।
इसी के साथ हम ये चैप्टर पूरा का पूरा कंक्लूड करते हैं। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। मुझे पता है कि आपके स्कूल खुल चुके हैं, आपके स्कूल में ही पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, और आपको यहाँ पे भी थॉरो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो स्कूल में कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, इसलिए मेरा एम इस समय ये है कि मैं आपको पहले पूरा का पूरा कोर्स करा दूं, और उसके बाद जब हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो हम RS अग्रवाल, PYQ सब पढ़ेंगे। चिंता मत करो, आपके पास टाइम है। अभी अभी आपका 10 सेशन स्टार्ट हुआ है जस्ट। मैं एम कर रहा हूं कि अगले 3 to 4 मंथ्स के अंदर, दैट मींस बाय दिवाली, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम सिर्फ फोकस करेंगे PYQs और RS अग्रवाल के ऊपर। बस वही हमारा फोकस होगा, और उसके अलावा और कोई फोकस नहीं होगा। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि अब होगा सैटरडे को, और मैं सैटरडे को वीडियो अपलोड करूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा पोलिनोमियल्स के बारे में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।